ओके, टुडे वी आर स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग है क्या, बॉन्डिंग में है क्या। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली कोई भी एटम बॉन्ड बनाता क्यों है, क्यों बनाता है बॉन्ड। सोचो, अगर आप बचपन से देखो अब तक जितने भी एलिमेंट सुना होगा कि एक्सेप्ट इनर्ट गैस, अगर इनर्ट गैस आप छोड़ दो तो सारे एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो एक फर्स्ट लाइन लिखना, एक्सेप्ट इनर्ट गैस ऑल द एटम एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम। अगर मैं फर्स्ट बात करूं, एक्सेप्ट इनर्ट गैस all the element exist in the form of molecule और मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या, इट इज सिंपली ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या, ग्रुप ऑफ एटम। तो कभी भी कोई एलिमेंट जो है, अगर मैं इनर्ट गैस को छोड़ दूं तो ऑल द एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और एटम तभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जब उनकी स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटम से क्या होंगे, ज्यादा होगी, है ना। अगर एटम की स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्यों रहेगा, ऑब्वियसली किस फॉर्म में रहेगा, एटम के फॉर्म में। तो कोई भी एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी स्टेबिलिटी हो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म। तो मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूं, एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल only when its stability is greater than individual। अगर उनकी स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटम की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी तभी वो क्या होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। और जब भी एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड होगा। तो मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाता हूं, पहले बेसिकली केमिकल बॉन्ड है क्या। और क्यों एटम बॉन्ड बनाएंगे, समझो नॉर्मल सी चीजें। जितने भी हम लोग स्टूडेंट हैं, हर क्लास में 2 बच्चा होता है। थोड़ा डेली स्कूल लाइफ आप याद करो, हर क्लास में 2 बच्चे होते थे। एक हमारे जैसे बच्चे होते थे जो हमेशा अपने रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स अपने रिजल्ट को किससे कंपेयर करते थे, क्लास के उन बच्चों के साथ जो हमेशा 90s के ऊपर होते थे। हम लोग को पुश किया जाता था, हम लोग थोड़ा और एफर्ट लगाते थे, 85 से कहाँ आते थे 90 में, तो वो बच्चे 90 से कहाँ जाते थे 98 में। फिर हम लोगों को कंपेयर किया जाता था। ऐसे ही हर एटम का एक कंपेयर होता है। देखो किसके साथ, कोई भी एक एलिमेंट लो, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसके पास में ये हीलियम, जिससे हमेशा इसको कंपेयर लोग करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अगर मैं हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करूं तो एस में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से, और हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन से, है ना। हाइड्रोजन में 1 ऑर्बिटल है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमेशा हाइड्रोजन को देख के लगेगा काश हम भी किसके जैसा होते, हीलियम के जैसा होता। हीलियम के जैसे होने के लिए क्या चाहिए, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हीलियम के जैसा ही क्यों बनेगा। नॉर्मल सी चीज अगर मैं बात करूं कि ये हाइड्रोजन हीलियम के जैसा क्यों बनेगा, तो मैंने सिलेबस ये स्टार्ट की कि इन जनरल वी नो कि एक्सेप्ट इनर्ट गैस जितने भी एलिमेंट होते हैं कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनर्ट गैस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एक खुद में स्टेबल है। एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में तभी एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है।
हाँ या ना? तो इनर्ट गैस कहीं ना कहीं खुद में स्टेबल है ना, इसलिए हर एटम चाहता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे, मेंटेन करे। इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन का आइदर शेयर पेयर करना पड़ता है या दूसरा क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, गेन करते हैं, या शेयर पेयर करते हैं। अब हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन चाहेगा कि हीलियम जैसा बने, दो ही टेंडेंसी है, या तो ये हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन करेगा। अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, H- के फॉर्म में, तो भी दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, स्टेबल होगा। बात है इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, सबसे पहली चीज तो ये होगी ना कि इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स। या दूसरा हाइड्रोजन क्या कर सकता है कि अगर ये हाइड्रोजन को अपने जैसा ही कोई एक हाइड्रोजन मिले, समझना दीपक, तो ये क्या कर लेगा, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में एक समझौता करेगा कि क्यों ना हम दोनों साथ साथ हो जाएं। हाँ ये ना, कि जब इसको जरूरत होगी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जब इसको जरूरत होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ या ना? होगा क्या कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर पेयर करेगा, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किससे शेयर पेयर करेगा, इसके से। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, H2 के फॉर्म। अब होगा क्या कि अगर सिंगल एटम के फॉर्म में थे तो ये अनस्टेबल थे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या थे अनस्टेबल थे। तो दूसरी चीज है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है ये एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। हाँ ये ना, अगर ये दोनों के पास आएंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। अगर ये दोनों के पास आएंगे तो होगा क्या, समझो, ये भी तो एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इनके भी अपने न्यूक्लियस होंगे, इनके भी अपने न्यूक्लियस होंगे, इनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ या ना? चलो सोचते हैं, मैं इसी चीज को आपको थोड़ा कंपेयर कराता हूं। तो अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूं तो मैं केमिकल बॉन्ड में क्या कह सकता हूं, बेसिकली इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियस, है ना, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियस इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। पहले मैं कह सकता हूं कि जब भी दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा ना। पहले ये किस में थे, एटॉमिक ऑर्बिटल में थे, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल बन गया ना, H2 क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया ना। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं इन ए केमिकल बॉन्ड rearrangement of electron take place and it is formed by attraction between two or more than two, है ना। और जितने भी, दो भी एलिमेंट हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जितने भी एलिमेंट एक दूसरे के पास आएंगे होगा क्या, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्यों रिलीज होगी, एनर्जी क्यों रिलीज होगी, when two atoms approaches each other energy will absorb या release। अगर इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एक रिश्ता बन रहा है ना। लाइफ में कई सारे रिश्ते बनते हैं ना, और जब भी दो फैमिली के बीच में रिश्ता बनता है, रिलेशन मेंटेन होता है, पैसे खर्च होते हैं या मिलते हैं, शादी में पैसे खर्च ही होते हैं ना। तो जब भी कोई दोनों, अब समझ लो, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर से देख लो, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल कितना था, -13.6
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे था एनर्जी कितनी थी, 0। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट में था, एनर्जी क्या था। तो जब भी न्यूक्लियस के जितना इलेक्ट्रॉन क्लोजर आएगा एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी ना। और पहला ही लाइन मैंने लिखा था कि एटम तभी मॉलिक्यूल बनाएंगे जब उनकी एनर्जी क्या होगी, एटम तभी मॉलिक्यूल बनाएंगे जब उनकी एनर्जी क्या होगी, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पहला ही लाइन मैंने लिखा था कि कोई भी एलिमेंट तभी मॉलिक्यूल बनाएंगे जब उनकी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होगी, ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो अगर कोई एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली होगा क्या, कहीं ना कहीं अगर एटम के फॉर्म में एनर्जी ये है तो स्टेबिलिटी कम है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये एनर्जी जो डिफरेंस है बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। जब भी कोई दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के क्लोजर आएंगे, उस क्लोजर आने में उतना ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जितना ज्यादा एक दूसरे के ये कम्स क्लोजर टू ईच अदर होंगे, दैट मींस इन दोनों के बीच इतना अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाँ या ना। तो मैं सेकंड पॉइंट ये कह सकता हूं, इन ए केमिकल बॉन्ड रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन दीज टू कंबाइनिंग न्यूक्लियाई एंड इट इज फाउंड बाय अट्रैक्शन बिटवीन टू एंड मोर एलिमेंट। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा मतलब एनर्जी कम होगा, दैट इज डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, है ना। तो बेसिकली एक केमिकल बॉन्ड समझ में आया। केमिकल बॉन्ड बेसिकली है क्या, इट इज ए काइंड ऑफ अट्रैक्शन, it is a kind of between two and more than two nuclei, it is a kind of attraction between two and more than two nuclei, and during this process the combining nuclei are comes closer to each other, and during this process energy will release। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब उतना ज्यादा एनर्जी कम होगी, एटलीस्ट स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया। तो पहला चीज मैंने आपको बताया कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली होते क्या है। अब सेकेंड चीज मैं बात कर रहा हूं कि बॉन्ड बनते क्यों है, व्हाई दिस बॉन्ड आर फॉर्म्ड, क्यों बनते हैं। तीसरी चीज में अगर मैं बात करता हूं, काउजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, काउजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नॉर्मल सी चीज सोचो, आप क्लास में किसी से फ्रेंडशिप करते हो, है ना, एकदम बेसिक एग्जांपल है, क्लासेस में किसी से फ्रेंडशिप करते हो, तो फ्रेंडशिप होने के लिए एक क्लास में होना जरूरी है। अगर बच्चे एक क्लास में नहीं आएंगे, इस कमरे में नहीं आएंगे, तब तक क्या आप लोग के बीच में फ्रेंडशिप होगा, अभिषेक होगा फ्रेंडशिप, नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है फ्रेंडशिप, क्या आप क्लास में बैठे हो और दूसरा बंदा किसी बगल वाले क्लास में बैठे, क्या इन दोनों में फ्रेंडशिप होंगी। तो सबसे पहले तो दो अनजान लोग एक जोन में आएंगे तभी तो दोस्ती होगी ना, है ना। अब जब भी दोस्ती होती है आप लोगों के बीच में, क्यों होती है दोस्ती, हो सकता है कभी आप बीमार पड़ जाओ, आपको नोट शेयर करना पड़े, हो सकता है क्लास में कोई चीज उसको ज्यादा समझ में आ रही है, आपको शेयर करना पड़े, या डिस्कशन के लिए, है ना। अगर उस दोस्ती से आपको कोई फायदा है ही नहीं तो क्या आप उस दोस्ती को करना चाहोगे। सिमिलरली एटम भी यही होता है, ये बॉन्ड ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबल हो, और बॉन्ड तभी बनेंगे जब स्टेबिलिटी होगा। और कभी भी कोई प्रोसेस अगर हो, इवन अगर मैं केमिकल इक्वेशन ऑर्गेनिक की भी बात करूंगा, तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन में वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, अचीव करेगा, है ना। तो पहला चीज है काउजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड बनते क्यों है। तो सबसे पहला दो कंडीशन है। सबसे पहला केस 1, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी,
समझना, मैं इसी को बड़े प्यार से समझाता हूं। टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, अगर नहीं समझ में आए तो आप बताना, ठीक है। देख बेटा अभिषेक, तुम भी देखो ध्यान से। ये एक हाइड्रोजन एटम है, कोई भी एक एटम ले लो, इसका एक न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है ना। दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका एक न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है ना। When two atom closes to each other, two opposite type of tendency occur। क्या क्या देखो, अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के पास पास हैं, है ना, तो न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड एटम, एंड न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट एटम। मतलब जब भी कोई दो एटम पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं काइंड ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ना। अगर अट्रैक्शन है तो किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड एटम, है ना, एंड न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ these two atom come closer to each other. When they comes closer to each other, repulsion occur। किसकी किसके बीच में? तो न्यूक्लियस ऑफ these two atom and electron cloud of these two atom, they will repel each other, है ना। कुछ एक अट्रैक्शन फोर्स है जिससे ये पास पास आ रहे हैं और दूसरा रिपल्सन फोर्स है जिससे ये इनको क्या करेगा, दूर दूर करेगा। लेकिन अगर फिर भी ये पास पास आ रहे हैं, फिर भी ये पास पास आ रहे हैं, क्या होगा, इसकी एनर्जी कमेगी, हाँ या ना। कोई एक एटम इनफाइनाइट पे है हाइड्रोजन, लो, क्या ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग की बात कर सकते हैं? नहीं। क्लास में दोस्ती की बात तभी करेंगे ना कि एक जोनर में हो, मतलब ऑलरेडी ये दोनों पास पास में, अब बॉन्डिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर मैं एक ग्राफ से आपको समझाऊं, दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एनर्जी and this x axis represent internuclear distance, मतलब distance between these two nuclei। आप समझ रहे हो? this x axis represent internuclear distance, हाँ या ना। इनिशियली दोनों एटम दूर दूर थे, इनकी एनर्जी क्या होगी, जीरो। एनर्जी कितनी होगी, जीरो। लेकिन अगर इनकी और इनकी एनर्जी जीरो हो सकती है, इन दोनों की एनर्जी स्लाइटली नेगेटिव होंगी, मतलब ये दोनों एक जोनर में आ गए हैं, हाँ या ना। तो इनकी कुछ एनर्जी ये होगी, है ना। जैसे ही ये एक दूसरे के पास आएंगे सरोज, क्या होगा, एनर्जी कम होगा। क्या ये पास आते आते पूरा एक दो ओवरलैप कर जाएंगे? नहीं। अगर जैसे ही ये एटम थोड़ा सा पास आएंगे तो ये एटम यहां आएंगे और ये एटम यहां आएंगे, इनका ये न्यूक्लियस, इनका ये न्यूक्लियस, एक फिक्स डिस्टेंस पे आके ये रुक जाएंगे। दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू न्यूक्लियाई। आप कहोगे क्यों, इससे पास क्यों नहीं आएंगे? अगर इससे थोड़ा सा भी पास आए तो दोनों न्यूक्लियस और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, है ना। अगर इसे थोड़ा सा दूर कर दो तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वो अपने पास को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अगर इस पास से आप थोड़ा सा दूर कर दो तो भी अनस्टेबल हो गए, एनर्जी बढ़ जाएगी। और इससे थोड़ा सा और पास कर दो तो भी रिपल्सन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़े या रिपल्सन बढ़े, अनस्टेबिलिटी बढ़ी ना, दोनों के एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये जो बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, दैट इज मिनिमम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। याद करो, मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया था साइज ऑफ एटम। मैंने कहा था कभी भी एटम का साइज हम लोग आइसोलेटेड फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। क्यों? 3 रीजन बताए थे। साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। दूसरा मैंने कहा था एटम का कौन सा थ्योरी पढ़ते हैं, वेव नेचर पढ़ते हैं। एटम के बाहर कोई फिक्स बाउंड्री है ही नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एटम को बॉन्डेड स्टेट में निकालते थे। और याद है ना, वही ये एटम ए था, ये एटम क्या था, बी था, और ये जो डिस्टेंस था ये क्या क्या था, डी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी किया था, हाँ है ना, याद है कुछ। तो ये धीरे धीरे जब एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम, और जैसे ही और पास होगी इनकी एनर्जी बढ़ के इनफिनाइट तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएगी, हाँ है ना। और ये जो मिनिमम एनर्जी है, ये एनर्जी कितनी थी, 0, और ये तो निगेटिव में ही होगी ना।
दैट इज योर बॉन्ड एनर्जी। समझ में आया? अगर मैं इस स्टेट पे एटम को दिखाऊं तो ये दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। समझ रहे हो? इस स्टेट पे मैं इसको दिखाऊं और इस स्टेट पे मैं इसमें दिखाऊं तो इन दोनों एटम के बीच का ये क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्या होगा? मिनिमम। ओवरलैप कर गए होंगे, है ना? अगर इस डिस्टेंस से थोड़ा सा पहले चले जाओ, एटम को आपने दूर दूर कर दिया, क्या बढ़ जाएगा? अट्रैक्शन, है ना? इससे पहले कोई भी पॉइंट अगर बढ़ जाओ तो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन। इस पॉइंट पे देख लो, जो अट्रैक्शन है ये इक्वल होगा किसके? रिपल्सन के। और इससे थोड़ा सा पहले का कोई पॉइंट ले लो, क्या बढ़ जाएगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। समझ में आया? एफ रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा और ये जो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज योर बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पे उस मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे कम होगी, दैट मीन्स स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो एक तो पहला है कि बॉन्डिंग होते क्यों है? तो एटम अपने आप को मिनिमम एनर्जी पे लाते हैं, दैट इज टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टेबिलिटी की बात हो रही है, हाँ या ना? है ना? समझ में आया? तो इसी चीज को अगर मैं कुछ पॉइंट आपको लिख दूं तो मैं लिख देता हूं यहीं पे। When two atom approaches each other, there is a two opposite tendency, है ना? Approaches each other, then nucleus of first atom attract electrons of अदर एटम। फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एटम रिपेल ईच अदर, है ना? एटम का, फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस सेकेंड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, सेम टाइम सेकेंड का न्यूक्लियस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और सेम टाइम पैरेलली दोनों न्यूक्लियस और दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल होता है। बट फिर भी मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इफ अब इनको है कि नहीं, बॉन्डिंग करना ही करना है, लो करो। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन is greater than atom comes closer to each other. When two atoms come closer to each other, energy will, यहां का पॉइंट में ऊपर डिक्टेट करूं, मैं आगे स्टार लगा के आपको लिख देता हूं। When two atom comes closer to each other, energy will, है ना? अब सोचो एटम क्यों पास आ रहे हैं? कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी भी रिलीज एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो मैं क्या कह सकता हूं? इसी चीज को कह सकता हूं ना कि अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। आपको कैसा डायरेक्टली एनर्जी? कैसे? जितना ज्यादा एनर्जी आप रिलीज कर दोगे, आपकी एनर्जी अब कम हो जाएगी ना। तो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, उसकी एनर्जी पहले से तो बहुत कम हो जाएगी ना। मतलब अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी उतनी ज्यादा कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी।
और जितना एनर्जी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और बॉन्ड मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा दैट मीन्स उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। हाँ या ना? तो पहला रीजन मैंने आपको बताया कि बॉन्ड बनते क्यों है, बॉन्ड बनते क्यों है, तो मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को क्या करेगा, मिनिमाइज कर रहा है इसलिए। पक्का? सेकंड रीजन मैं आपको बताता हूं, मिटा दो इसको, है ना? सेकंड, second is octet rule. Octet rule या इसी को मैं बोलता हूं टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस basically octet rule given by Lewis and Coulson। अब समझो ऑक्टेट रूल बेसिकली है क्या। देखो हमने बॉन्डिंग स्टार्ट कहां से की थी, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। किसको कंपेयर किया था, किससे? अपना मार्क्स पापा किससे कंपेयर कर रहे थे, 90 वाले से। मतलब जब भी वो अपने को देख रहे हैं, शकल तो अपने ही बच्चे का दिख रहा है, मेरा ही दिख रहा है, मार्क्स किसके दिख रहे हैं? दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्रेशर। नहीं, अब वो पुश कर रहे हैं कि तू ही पर, तू ही पर, है ना? उसके लिए क्या हो सकता है? या तो आपको ये चीज समझ में आए कि पापा क्यों बोल रहे हैं, क्यों पढ़ना है, यही होगा ना। या तो आपको ये चीजें समझ में आए कि पापा बोल क्यों रहे हैं, पढ़ना क्यों है, नहीं तो होम ट्यूशन लगा दिया, है नहीं? ऑलरेडी ट्यूशन था ही, फिर क्या लगा दिया, होम ट्यूशन। और होम ट्यूशन की सबसे अच्छी खास बात पता है क्या? पापा को भी पता है टीचर कितने घंटे के लिए आ रहे हैं, 1 आवर्स के लिए, और बच्चों को भी पता है टीचर कितने आवर्स के लिए आ रहे हैं, 1 आवर। पापा पहले ही बोलते हैं टीचर आ रहा है, ज्यादा बात में मत पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, है ना? और टीचर बेचारा आ रहा है, वही पढ़ रहा है, वही पढ़ा रहा है, बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा है ना? तो एटम भी यही दो काम करता है, या तो वो खुद से पढ़ लेगा, नहीं तो फिर इसको होम ट्यूटर चाहिए। आ जाओ देखते हैं कि क्या है होम ट्यूटर, क्या है खुद से पढ़ना। हाइड्रोजन 1s1, हीलियम ऑर्बिटल डायग्राम, और हम लोगों ने पढ़ा था पाउली एक्सक्लूजन ने कहा था, देखो पता है क्या कहा था, फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल एंड हाफ फिल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल लिपिड। हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे, अटेंड करे। दैट मीन्स आउटर मोस्ट फुल फिल ऑर्बिटल। मैं इसी को चीज को लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं, आउटर मोस्ट फुलफिल्ड, हाँ या ना? और जो आउटर मोस्ट फुलफिल ऑर्बिटल होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। लेविस ने कहा, ऑक्टेट रूल में आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, हेडिंग एक्चुअली है। लेविस ने कहा वैसे एटम या मॉलिक्यूल, एटम तभी बॉन्ड बनाते हैं, समझो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड क्यों बनाया, 2 बना लेता, 4 बना लेता, 5, क्यों एक ही बॉन्ड बनाया? तो लेविस ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया कि एटम तभी मॉलिक्यूल बनाएंगे जब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है? तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आया सर कि कई सारे ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
उनके तो 8 इलेक्ट्रॉन संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने साइज ऑफ एटम मैंने पीरियोडिक टेबल में ही कंपेयर कराया था, तो आपने ही सवाल पूछा था सर H माइनस का साइज F माइनस से भी ग्रेटर हो रहा था ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, साइज से छोटा है ना। तो फिर इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैसे? तो लेविस ने कहा वैसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर 5 से कम है वो डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हाँ या ना, पक्का? जैसे देख लो लिथियम के आगे, इसके आगे कौन सा है? लिथियम, बेरिलियम। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पता है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसको लिथियम को 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन 3 से ज्यादा निकाल ही नहीं लेते हैं, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ही नहीं करते। तो ये बेसिकली करेगा क्या? लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो 1s2 2s1, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हीलियम जैसा हो जाएगा ना। हाँ ना, तो इन्होंने यही कहा कि जो 5 से कम है वो डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे, मतलब हीलियम जैसा, और जो 5 से ज्यादा है वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर। देखो एक ही बात हुई ना, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। हाँ या ना, इन्होंने कहा था ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एटम एक्वायर 8 electron in their outermost orbit. है ना, during the bond formation atom completed 8 electrons in their outermost। हर एटम चाहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में जो है ऑलरेडी इनर्ट गैस है, स्टेबल है, आपको पहले मैंने स्टार्टिंग यही से किया था, और जो नहीं है वो चाहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स करें? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज योर ऑक्टेट रूल, है ना। बट दोज एटम हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन 5, बट दोज एटम हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन 5, हैंडराइटिंग क्लियर है ना, दे कंप्लीटेड देयर डुप्लेट that is 2 electron in their outermost orbit। है ना, तो मैं इसको कह सकता हूं ना हीलियम लाइक, है ना, और इसको लाइक अदर इनर्ट गैस, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। अब आ जाओ लेविस की बात करते हैं। लेविस ने फिर एक बात कही, मैं 2 एग्जांपल कहता हूं फिर लेविस का नेक्स्ट स्टेटमेंट लाता हूं, समझना। हाइड्रोजन को देख लो, 1s1, दूसरा हाइड्रोजन एटम ले लो 1s1, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या करें? मतलब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी। दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ही नहीं, क्या करोगे? दोनों को कहो साथ साथ रहो, दोनों को आपने क्या कहा? साथ साथ रहो। हाँ, ये ना, दोनों शेयर पेयर कर लेगा, समझ रहे हो ना, आपस में क्या करेगा? समझौता कर लेगा, और ये इसके साथ रहेगा और ये क्या इसके साथ रहेगा? इसके साथ, ये भी डुप्लेट कंप्लीट, ये भी डुप्लेट कंप्लीट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं लेविस। हाँ या ना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दोनों की डुप्लेट कंप्लीट हुआ, और जब भी ये एग्जिस्ट करेंगे तो ये H2 के फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो ना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। सोचो, इस हाइड्रोजन ने, मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाए? 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो मिले कितने? 1। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर में पार्टिसिपेट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, नॉट पेयर। जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर पेयर में इन्वॉल्व होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। समझ में आया? अगर ये 2 लगाता तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते? 4। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 2, है ना। मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूं, पहले लेता हूं Cl2।
क्लोरीन एटॉमिक नंबर दिख रहा है ना, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अब अगर पता है तो 100 मत बोलते रहो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? p मत बोलना, थर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7। लेविस ने क्या कहा, कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 7 से कम है, 8 से कम है, क्या गेन कर सकता है? लेकिन दोनों तो क्लोरीन ही है ना, दोनों के पास साथ साथ है, क्या करेगा फिर आपस में? क्या करेगा? फिर शेयरिंग कर लेगा। क्या करेगा? शेयरिंग, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स लगाया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। कितने थे? 7 में थे। उसमें से उस 7 इलेक्ट्रॉन्स में से आउट ऑफ दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग? ओनली 1। मतलब रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्विंग इन शेयरिंग। ठीक है ना। मैं कह सकता हूं कि इस क्लोरीन के पास 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स है। वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पार्टिसिपेट इन शेयरिंग एंड अनदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेटेड इन not participating in sharing. The electron which is participated in sharing, that is called bond pair of electron, and the electron which is not participated in sharing, that is called lone pair. समझ में है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं, आगे इसी को नाम देंगे बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं उसी को क्या नाम देंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलेंगे? लोन पेयर। और क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? 3। पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो 3 पे 6 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर है। HCl ले लो, हाइड्रोजन 1s1। हाइड्रोजन की कहानी पता है, क्लोरीन की कहानी पता है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। हाँ या ना, देख लो। क्या क्लोरीन सातों का सातों इलेक्ट्रॉन से शेयर पेयर करेगा? नहीं। कितना कम है? 1। तो एक ही को भेजेगा। समझो ना कि घर में 6 लोग हैं, 7 लोग हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली 7 लोग 8 लोगों की हो। तुम ऑलरेडी मम्मी पापा भैया दीदी सब लेकर के कितने लोग हो? 7 लोग। और चाहते हो फैमिली मेंबर 8 का हो, फैमिली साइज बढ़ाना चाहते हो, क्या करोगे? एक बेटे की शादी करा दो, एक बहू आएगी ना। एक बेटा एक ही बहू ला सकता है, वो नहीं चलेगा, वो उधर चलता है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को भेजोगे? 1। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया? डुप्लेट। क्लोरीन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट, है ना। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मैं इस साइड लिखता हूं, ठीक है। फिर देखेंगे लेविस के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, ठीक है। ले लो NaCl। क्या लिया? NaCl। अब तक जो भी शेयरिंग पेयरिंग मैंने कराया, इधर देख लो, अब तक जो भी मैंने शेयर पेयर कराया, इसमें है क्या? सबके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। सबका ऑक्टेट या डुप्लेट से इलेक्ट्रॉन्स क्या था? कम। तो शेयरिंग की पॉसिबिलिटी तभी होगी व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटेड एटम आर डिफिशिएंट ऑफ देयर ऑक्टेट। उनको ऑक्टेट की डिफिशियंसी होगी, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन इधर जो मैंने एटम लिया, इसमें 2 टाइप्स के एटम है। एक लिया मैंने सोडियम Na11 और दूसरा लिया क्लोरीन 17। कंपेयर करेंगे यहीं पे कि कब आयनिक होगा, कब कोवेलेंट होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूं 1s2 2s2 2p6 3s1। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये, और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। करना क्या है? दोनों का एटॉमिक नंबर 5 से ज्यादा है ना, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, हाँ या ना। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? यहां पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर, जैसे अभी मैंने बताया। ये क्या करेगा? अगर ये 1 से 1 शेयर पेयर भी करेगा तो 2 हो जाएगा। क्या डुप्लेट इसके लिए स्टेबल होगा? लेविस ने क्लियरली मना किया था, डुप्लेट तभी लगाओगे जब इलेक्ट्रॉन्स लेस देन कितने हो। यहां तो इलेक्ट्रॉन 11 है,
11 है। क्या इसके लिए डुप्लेट स्टेबल होगा? आपको कि कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। इसकी एक ही टेंडेंसी है, अगर इसको थोड़ा सा इसको एलिमिनेट कर दो तो देखो यहां ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और दूसरे का ऑक्टेट से क्या है? कम। एक का ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का ऑक्टेट से क्या है? कम। मतलब एक देना चाहेगा, क्योंकि शेयर पेयर ये कभी भी शेयरिंग किया तो अनस्टेबल हो जाएगा। और मॉलिक्यूल तभी बनेंगे, बॉन्डिंग का पहला लाइन, मॉलिक्यूल तभी बनेंगे जब उनकी स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटम से ज्यादा हो। तो ये तो शेयर पेयर कतई नहीं करेगा। सोडियम जब भी करेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। क्लोरीन तो दोनों में खुश है, अगर ये गेन करा दो तो भी 8 हो जाएंगे, शेयर पेयर करा दो तो भी 8 हो जाएंगे। पक्का? अगर मैं इसका लेविस डॉट थोड़ा सा आपको समझाऊं, Na+ इसके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन से ना, मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखाता हूं। और क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ या ना? सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? डोनेट किए, लॉस किए ना, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए। कंप्लीट आयन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर हो रहे थे और यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाँ या ना? और कौन से बॉन्ड बनेंगे? और ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे जब भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो कैटायन के चार्ज को एनायन से मल्टीप्लाई करते हैं और एनायन के चार्ज को कैटायन से, कंपाउंड बनेगा NaCl। हो सकता है कुछ दिक्कत रहा होगा, मैं दूसरा कंपाउंड बनाता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है मैग्नीशियम का? हाँ ये ना, अगर 2 से शेयर पेयर करेगा तो कितना होगा? 4। ऑक्टेट कंप्लीट होगा? नहीं होगा। क्लोरीन तो यही है, एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? एक ही ले सकता है, क्योंकि 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और मैग्नीशियम को कितने लॉस करने पड़ेंगे? 2। अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखो क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना, तो मैग्नीशियम को एक और क्लोरीन ढूंढने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? और क्लोरीन ने कितने गेन किए? एक क्लोरीन एक ही गेन किए ना। जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इसके चार्ज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो इसलिए आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी इजीली पता चल जाता है, MgCl2। अब देखना बाद में अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा MgCl2 टूटते कैसे हैं। तो इसका नंबर इसका चार्ज होगा तो वापस से देख लो Mg+2, और इसका नंबर इसका चार्ज होगा तो 2Cl, क्योंकि क्लोरीन के नंबर 2 है ना, तो आयनिक कंपाउंड। हुआ क्या? पहला देखो हम पढ़ क्या रहे थे, टॉपिक ही भूल गए तुम लोग। काउजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एट मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते क्यों है? तो पहला मैंने बताया टू अटेन स्टेबिलिटी या टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, उसका फंडा बताया। दूसरा बताया ऑक्टेट रूल, लेविस साहब ने दिया था। टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 2 चीजें होंगी, अगर एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। और इस ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के चक्कर में या तो एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर करेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। हाँ या ना? मैं इस लाइन को मिटाता हूं, इसको इतना ही में हो जाएगा अपना। नेक्स्ट वन, टू अटेन देयर स्टेबिलिटी एटम either share pair of
इलेक्ट्रॉन्स और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो ही काम होगा टू अपने स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी मतलब समझ रहे हो ना, स्टेबिलिटी मतलब बात कर रहा हूं मैं आइदर टू ऑक्टेट या डुप्लेट, है ना। स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मेनली ऑक्टेट या, है ना। तो या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो क्या होगा, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। फर्स्ट केस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब सोचो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग मतलब क्या, एक दूसरे से एक्सचेंज करना, है ना। दो टाइप के एक्सचेंज होते हैं। लंच में आप अपने घर से अपना डब्बा लाते हो, मैं अपने घर से अपना डब्बा लाता हूँ, दोनों लोग शेयर करते हैं, है ना। मेरी चपाती आप खाते हो, आपका भाजी मैं खाता हूँ। कभी कभी शेयरिंग वैसा होता है कि मैं घर से जल्दी डब्बा लाना भूल जाता हूँ, तो आपके टिफिन को दोनों लोग शेयर करते हैं। पहले केस में क्या था, टू साइडेड शेयरिंग। क्या था, टू साइडेड शेयरिंग था ना, कि इसका दोनों लोग एक दूसरे से टिफिन शेयर कर रहे थे। या दूसरा शेयरिंग वो भी हो सकता है वन साइडेड शेयरिंग। दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी ना, हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। अब शेयरिंग में दो टाइप्स के होंगे, एक वन साइडेड शेयरिंग और दूसरा टू साइडेड शेयरिंग। जब टू साइडेड शेयरिंग होगा तो ये फॉर्म करेगा कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और जब वन साइडेड शेयर पेयर होगा, ये मिटा दो ना, ये सब तो क्लियर है अपना। जब वन साइडेड शेयर पेयर होगा तो ये फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड तो मैंने कई सारे एग्जांपल बताए, आपको समझ में भी होगा। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ना। और तीसरी मैं बात बता दूं, और दूसरा केस क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटम इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो दो ही होगा, एक एटम क्या बनाएंगे, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस, दूसरा कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनायन। और यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट, है ना। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कैटायंस और एनायंस बनेंगे। एक एलिमेंट जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, दे विल फॉर्म कैटायन, एंड अदर एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एनायन, एंड द बिटवीन द cations or anion there is a electrostatic force of attraction, and that attraction is named as ionic bond or electrovalent bond। बात करते हैं, ये समझ में आ गया। अगर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं तो अभी मैंने कई सारे डिस्कस किया, NaCl, MgCl2, KCl, है ना, CaCl2, गुड। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, अभी मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिखाया, H2, Cl2, HCl, H2O, NH3। मैंने H2O और NH3 बेसिकली आपको दिखाया नहीं, मैं पहले उसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूं, फिर इस पे आते हैं। क्लियर हो रहा है ना। अगर मैं बात करूं H2O की, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, गुड। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। कितने कम है, 2 कम है ना, तो 2 गेन कर सकता है और 2 शेयर पेयर भी कर सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा, दूसरा आइटम 1s1। दोनों कम वाले हैं, क्या लगता है,
इसको भी इलेक्ट्रॉन डुप्लेट से कम है, इसको भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम है। दोनों कम वाले हमेशा क्या करेंगे, शेयर पेयर ही करेंगे ना। हाँ ये ना, कंट्रीब्यूट ही करेंगे ना। अब ऑक्सीजन कितने कम है, मतलब कम कितने ऑक्टेट से, 2, तो कितने शेयर पेयर के लिए भेजेंगे। अब इसके फैमिली में कितने लोग हैं, 6। चाहिए फैमिली बनाना कितने का है, हमेशा शादी ही कराऊं तभी समझोगे। कितने बेटी की शादी करा दूं, 2 बहू चाहिए ना। हाँ ना, तो बहू 2 लगेंगे, तो देखो कंपाउंड होते भी है जिसमें 2 बहू है। ये मैंने समझाने के लिए कहा, तुम लोग शादी से ही जल्दी समझते हो। हाँ ना, आप कहोगे सर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे क्यों नहीं लिख दिए, एक इसके साथ शेयर पेयर कर लिया और एक इसके साथ शेयर पेयर कर दिया, तो थोड़ा वैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं जो थोड़ा लुक वाइज अच्छा हो। ग्लैमर भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को चलो मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूं, और इसका भी ऑक्टेट क्या हुआ, कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6। हाँ है ना, जिसमें से कितने शेयर पेयर में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, 2। तो इसको मैं बॉन्ड से दिखा दूं, बाद में तो इसको बॉन्ड ही दिखाएंगे। अभी बॉन्ड बनते कैसे वो मैंने बताया हूं, लेकिन बस इसे बोल रहा हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन शेयर पेयर या बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। है ना, मैं कहीं पे लिख दूं इस पॉइंट को अगर आप भूलना चाहो तो। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन sharing, that is called bond pair of electrons, bond pair of electrons, या इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, that is called non bonding electrons, or what, lone pair of electron. Good, lone pair of electron। तो अब किसी एलिमेंट को आप इजिली पहचानो, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन देख लेते हैं, लगे यहां तो। अब मैं हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ऑलरेडी आपको पता है, कई सारे एग्जांपल हो चुके हैं। 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। कितने कम है, कितने की शादी, पक्का। चलो अब देखो, तो 2 तो इनर्ट रहेंगे, मतलब 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। आगे इसी को आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर से बात करेंगे। 3 बहू, कौन, हाइड्रोजन, दिस इज योर, करा दो। हम लोग कहां चलेंगे, बारात में, है ना। इसके स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखो, कैसा बनेगा। अगर मैं सिमेट्रिकली बात करूं, अभी हम लोग बॉन्डिंग सीख रहे हैं, ये लोन पेयर कैसे दिखाते हैं, है ना, पक्का। चलो आयनिक बॉन्ड हो गया, थोड़ा आयनिक बॉन्ड पे आते हैं, इधर आ जाए। तो पूरा बोर्ड लेना। अब अगर NH3 में देख लो, दिस इज योर NH3, है ना। कभी कभी आप देखना जनरल लाइफ में, आपको क्लास में किसी से कंपटीशन हो, पढ़ाई में ही कंपटीशन हो, है ना, तो अगर वो बीमार भी पड़ता है तो खुश होते हो, चलो उसका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, वो आप अपना अच्छा करेंगे। नहीं, कभी कभी हम होता क्या है कि किसी से आगे बढ़ने के लिए अपने मेहनत से ज्यादा उसके कमियों पे ध्यान देते हैं कि वो कब कम हो। लेकिन कभी ऐसा उसके साथ कुछ बड़ा ट्रेजेडी होता है, उस केस में आपके लिए, आपके मन से भी सिंपैथी आती है, अरे कैसा हो गया। मतलब जो कंपटीशन वगैरह कॉम्पिटिटिव था वो एक लिमिट तक होती है, उसके बाद अपने दिल में भी अच्छाई होती है सबके लिए, हाँ या ना।
फिर आपके मन में भी सिंपैथी होता है, आप भी उससे मिलने जाते हो, फिर बाद में वो भी आपको क्या बोलता है, थैंक यू, है ना। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये बॉन्ड बना लिया, स्टेबल भी हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, लेविस का ऑक्टेट कंप्लीट भी हो गया, है ना। समझो इसको एक वैसा आदमी मिल गया, लाइक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक, समझो इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, पता है ना, जस्ट अभी कंप्लीट किया पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ, और जब भी ये टूटेगा तो किसमें टूटता है, H प्लस एंड Cl माइनस। इस प्रोसेस में होता क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है। हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक, क्या गया, एक H प्लस, मतलब यहां जो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन थे, अब एम्प्टी ऑर्बिटल बच गया, नहीं चाहिए कितने थे, दो के चक्कर में अपना भी गवा बैठा, है ना। अगर नाइट्रोजन को ये H प्लस दिख जाए, थोड़ा सा सिंपैथी तो बनती है, नहीं बनती है, बनेगा। अगर नाइट्रोजन को ऐसा अगर हाइड्रोजन दिख जाए जो बेचारा का अपना इलेक्ट्रॉन्स भी चला गया, इसको नहीं लगेगा कि चलो मेरे पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन से इसको दे देते हैं, समझ में आया। अगर समझो नाइट्रोजन को ऐसा अगर कोई H प्लस मिला, इसके पास क्या है, फ्री ऑर्बिटल, ये अपना लोन पे इसको डोनेट करेगा, समझना अब ये चीज, यही चीज कई चीजों को, कई लोगों को नहीं पता होती, इवन टीचर को नहीं पता होती। ये अपना क्या दोनों इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, नहीं, ये करेगा क्या, जब भी ये लोन पे डोनेट करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा ना, है ना, तो बॉन्ड बनेगा तो दिखेगा कैसे, दिख रहा है बेटा ये, है ना। होगा क्या कि अब देखो दो लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी नाइट्रोजन के पास ही है, एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दिया, मतलब डोनेट लोन पेयर ही कर रहा है, लेकिन दोनों को जिन्होंने देते हैं एक ही देते हैं, समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज था, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो पहले से एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने से एक नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन किसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, नाइट्रोजन का ना, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। जो आप लिखते हो ना NH4 प्लस, ये बेसिकली यही कंपाउंड तो है। NH4 प्लस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, NH3 तो इस जो ये जो शेयर पेयर हुआ, क्या उसमें दोनों एटम शेयर पेयर कर रहे हैं या वन एटम शेयर पेयर कर रहे हैं, वन एटम शेयर कर रहे हैं। सच वन साइडेड शेयर पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में दोनों टाइप के बॉन्डिंग है, एक कोवेलेंट भी और दूसरा कोऑर्डिनेट में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो बस लेविस का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने सिर्फ बॉन्ड के नाम बता रहा हूं। हम लोग हेडिंग नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, टॉपिक ये स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, फिर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और वीकर बॉन्ड, और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आयनिक बॉन्ड से टॉपिक ही चलेगा, पूरा का पूरा टॉपिक आयनिक चलेगा, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, फिर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। ये पढ़ना ही है, बेसिक में आप समझो होता क्या है। समझ में आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एग्जाम्पल में लिख दो, NH4 प्लस NH3 BF3। अनदर एग्जाम्पल BF3 वाला थोड़ा बता दो, है ना, जब कर रहे हैं तो किसी चीज को विथ एग्जाम्पल अच्छे से करें। अब ये सब तो समझ में आ गया, लेविस कॉन्सेप्ट। अब बॉन्डिंग समझो, सब कुछ लेविस ही समझा दिया होता तो आज ही हम लोगों ने बॉन्डिंग स्टार्ट किया, आज ही कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना। कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन का रियल कॉन्सेप्ट जो होगा लेविस भी नहीं समझा पा रहा है, क्योंकि लेविस का भी कई सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे। कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, क्या डिफिशिएंट ऑफ ऑक्टेट, है ना। कई सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये सब इसके क्या आ जाएंगे, एक्सेप्शन आ जाएंगे। अब देख लो BF3 बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, है ना। आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 से शेयर पेयर करेगा तो 3 ही बनेगा ना, हाँ या ना। तो अगर फ्लोरीन की बात कर लो, फ्लोरीन 9,
1s2 2s2 2p5। आउटरमोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। फ्लोरीन एक ही शेयर पेयर करेगा और ये क्या करेगा, 3 शेयर पेयर करेगा। 3 फ्लोरीन चाहिए। है ना। अब लोन पेयर निकालने अब आपको आ रहा है ना, तो आगे से मैं लोन पेयर दिखाऊंगा भी नहीं, मैं डायरेक्टली ऐसे सर्किल कर दूंगा। तो इसका फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ब्रोमीन का? इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 6। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्बिटल तो इसका खाली होगा। तो जो इसलिए BF3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसका एक ऑर्बिटल खाली होता है ना, तो ये 6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। हाँ ये ना। तो फिर NH3 इसको क्या करेंगे, डोनेट कर दें। अब देखो ना, यही तो एक्सेप्शन आ गया किसका, ऑक्टेट का। डिफिशिएंट है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ ये ना। तो बेसिकली मैंने आपको आज बताया केमिकल बॉन्डिंग है क्या। मैंने चैप्टर का ज्यादा इंट्रोडक्शन आपको दिया नहीं है, सिलेबस क्या है मैंने बताया भी नहीं है, क्योंकि पार्ट लिंक बाय लिंक मैं आपको सिलेबस को रिलेट करते जाऊंगा। अभी मैं पूरा सब टॉपिक बता दूं, कोई बेनिफिट है नहीं उसे, वैसे मुझे बताना चाहिए। तो अब मैं एक लिंक में आपको लेसन स्टार्ट किया हूं। फिर मैंने बताया कि केमिकल बॉन्डिंग में इनर्ट गैस से स्टार्ट किया, हर एटम चाहती इनर्ट गैस जैसे। फिर मैंने बताया केमिकल बॉन्डिंग होते क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि बॉन्ड बनते क्यों है आखिर, समझ में है ना। तो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया, ऑक्टेट रूल। हाँ ना। थोड़ा सा 2 मिनट का है, पढ़ लो। क्या क्या बचा हुआ इसका, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट। हाँ ये ना, मिटा दो इसको। ऑक्टेट का एक्सेप्शन सबसे पहला देख लो। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब ऑक्टेट लेविस कर रहा था, बाद में देखा कि कुछ एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी देखा एग्जांपल, BF3 AlCl3 है ना, 8 होने चाहिए, 8 से कम है। दूसरा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाना। एक्सपेंशन ऑफ, जैसे आप देख लो PCl5 IF7, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से। तीसरा बेसिकली ये भी इनकम्प्लीट ही ऑक्टेट है, लेकिन यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लाइक NO। है ना। NO में देख लो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। ऑक्सीजन कितना शेयर पेयर करेगा, 2 ही, तभी तो इसका कंप्लीट हो जाएगा ना 8। लेकिन नाइट्रोजन को करना कितना है, 3, कोई है ही नहीं करने के लिए। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होते बेसिकली क्या है, तो आउटर मोस्ट कंप्लीट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, लाइक S2p6d10। हाँ या ना।
जैसे जिंक देखो, जिंक 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन तक 18 ले लूं, फिर क्या स्टार्ट होगा 4s 2 3d10, 18 और 2 20 प्लस 30। अगर जिंक Zn+2 के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे, 3d से जाएंगे या 4s? ऑब्वियसली आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो यही है ना, इसको ऐसे लिख लो ना, आर्गन 18 3d10 4s2। आ रहा है ना समझ में? होगा क्या, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, मैं यहां से लिखता हूं नियन 10, फिर ये 3s होगा, 3s2 3p6 3d10, इसी को ऐसे ले लो, आर्गन 18 और लास्ट मैं 5th यहां लिख देता हूं, 5th ट्रांजिशन मेटल एक आयन, ट्रांजिशन मेटल। जैसे देखो ना FeO एक कंपाउंड है, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताया नहीं, लेकिन थोड़ा सा पता होगा, ऑक्सीजन -2 में होता है, तो यहाँ पे Fe किसमें है, +2 में, ऑक्सीजन -2 में। अब आयरन की बात कर लो, आयरन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 4s2 3d6। अब Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा नियन 10 3s2 3p6। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहे हैं ना, अब देखो 8 के साथ कितना है 6, तो भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इनिशियल कॉन्सेप्ट था, कि हम लोग छोटे लेवल पे स्कूल लेवल तक बात करते थे कि बेसिकली ऑक्टेट रूल है क्या, और इस पे कुछ एलिमेंट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते थे। एक्चुअली में बॉन्डिंग का फंडा कुछ और है, तभी तो ये भी कंपाउंड बन रहे हैं, ये भी कंपाउंड बन रहे हैं, ये भी कंपाउंड बन रहे हैं ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो कुछ बॉन्ड मुझे समझ में आ गया कि लेविस कॉन्सेप्ट से 3 टाइप के तो बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से, by complete transfer of electrons the bond which is formed is called ionic or electrovalent bond, and by the sharing of electrons। लेकिन आयनिक बॉन्ड कौन से बनाएंगे, जिसमें एक का ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, दूसरे का ऑक्टेट से कम हो, जिसका ज्यादा है वो लॉस करेगा, जिसका कम है वो गेन करेगा, कैटायन एंड आयन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों एटम वैसे हो जाए, दोनों में ऑक्टेट से क्या है कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेसिकली होगा क्या, इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करेंगे। फिर शेयर पेयर से 2 पॉसिबिलिटी होगा, यादर वन साइडेड शेयर पेयर होगा, दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इफ शेयरिंग दोनों एटम के न्यूक्लियस अगर पार्टिसिपेट लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, देन सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। फिर मैंने उसी के कुछ एक्सेप्शन भी बता दिए, जो बेसिकली क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हो जाते हैं। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन बनता है, ये भी बेसिकली इनकम्प्लीट ही ऑक्टेट है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऑड में होते हैं, इसलिए मैंने अलग से नाम दिया ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फिर स्यूडो इनॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड लास्ट वन इज योर ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स ऑल अबाउट हियर। नेक्स्ट आप में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। मैं हेडिंग डाल देता हूँ आज यहीं तक। क्लासिफिकेशन ऑफ, जहां पे आप सुनते हो ना आयनिक बॉन्ड, सिग्मा, पाई, सब कुछ यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।